भाई देखिए, आपको बिहार में देखने को मिलता है कि वास्तव में जनजातियों से आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ना केवल बिहार के ही लिए, बाकी अन्य के संदर्भों में भी एग्जामों में आपके पूछे जाएंगे। तब हम आप देखेंगे कि बिहार में वास्तव में कौन कौन सी जनजातियों ने क्यों विद्रोह किया था। आप देखिए, चूंकि आपने देखा कि वास्तव में आपको जो देखने को मिला कि आपके हमने आपको बताया पुर्तगाली आए, डच आए, अंग्रेज आए यानी ब्रिटिश आए, और आपने देखा कि वास्तव में फ्रांसीसी वगैरह आए। तब वास्तव में जब वो व्यापार करेंगे और लोगों से उत्पाद की मांग करते हैं, तो उस उत्पाद की मांग धीरे धीरे वो अतिशय करने लगेंगे, क्योंकि उनको लाभ होने लगेगा तो उसकी मात्रा में वो अधिकता करते जाएंगे। फिर हमारी भूमि बंजर होती है, हमारा क्षेत्र बंजर होता है, उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने आपको पहले भी बता रखा कि भारत का क्षेत्र कैसा क्षेत्र था। आप जानते हैं कि वास्तव में हमारे यहाँ नदी इत्यादि इस तरह की घाटियां होने की वजह से यह पूरा का पूरा क्षेत्र कृषि प्रधान देश है, और वास्तव में हमारे पास खाद्य सामग्री की अत्यधिक उपलब्धता है। तब हम आप देखते हैं कि वास्तव में ये विद्रोह की शुरुआत किस तरीके से होती है, जनजातियां क्यों विद्रोह करने लगते हैं। कहा जाता है कि वास्तव में बिहार में एक जनजाति ने विद्रोह किया, उस जनजाति का नाम था नोनिया जनजाति। कब करती है? 1770 से 1800। चूंकि आपने देखा यहाँ पुर्तगाली, हमने आपको बताया 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पुर्तगाली आ जाते हैं। पुर्तगाली आते हैं तो धीरे धीरे क्या करेंगे, वो व्यापार करेंगे, और पुर्तगाली के बाद हमने आपको बताया डच आए। डच आए तो आपने देखा कि वास्तव में 1632 के आसपास हमने अपने पिछली क्लास में डचों को बताया। जब डचों को बताया तो मैंने आपको बताया सूती वर्ष, सोरा यानी जिसे सोडा आप कहते हैं, इत्यादि को क्या करते हैं, सूती वर्ष, सोडा इत्यादि को वो कहा जाता है उसका उत्पाद करवाते हैं। उत्पाद करवाते हैं, पहले वो मुझे थोड़ी सी कम रकम देते हैं, बाद में कहा जाता है कि पहले वो हमें ठीक ठाक उसकी कहा जाता है कि वास्तव में रकम देते हैं, और बाद के कालों में कहा जाता है हमारे साथ वो इस तरह का व्यवहार, जब वो शक्ति में आ जाते हैं, प्रभुत्व में आ जाते हैं, तो वो शक्ति के बल पर चाहते हैं कि उनको देना कम पड़े और वो हमसे वसूल ज़्यादा पाएँ, उत्पाद ज़्यादा कर पाएँ। तब हमें आपको देखने को मिला कि जब इन्हें लगने लगा कि वास्तव में ये हमारी भूमि पर सोरा, सोडा इत्यादि का उत्पादन अतिशय मात्रा में करवा रहा है, जिससे हमारी भूमियाँ क्या होती जाएंगी, हमारी भूमियाँ बंजर होती जाएंगी, इसलिए कहा जाता है नोनिया जनजाति ने विद्रोह किया। कहा जाता है कि वास्तव में इसका भी विद्रोह किया, नोनिया जनजातियों का जो विद्रोह हुआ 1770 से लेकर 1800 के बीच हुआ। आज से पूछा जाता है कि इस जनजाति का विद्रोह का केंद्र क्या रहा। जो आपका बिहार का हाजीपुर का क्षेत्र है, तिरहुत का क्षेत्र है, सारण का क्षेत्र है और पूर्णिया का क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में कहा जाता है कि यह विद्रोह होता है, यह वास्तव में उसका प्रमुख केंद्र होता है नोनिया विद्रोह का। यानी लोग इसकी बगावत, यानी वहां की सत्ता की बगावत करना शुरू करते हैं कि आप यहाँ इन चीजों का उत्पाद नहीं करेंगे। तो पूछा जाता है कि वास्तव में चूंकि हाजीपुर, सारण और तिरहुत इत्यादि किससे संबंधित था, यह वास्तव में सोरा, सोडा इत्यादि का केंद्र था, और वह यह चाहते थे कि यह वास्तव में इनका हमसे उत्पाद ना करवाएं, चूंकि भूमि बंजर हुई। नेक्स्ट विद्रोह हमें आपको देखने को मिलता है बिहार में, हमें आपको देखने को मिलता है तमाड़ विद्रोह। तमाड़ विद्रोह का टाइम पीरियड कब से कब होता है? 1789 यानी 1789 से लेकर 1794 यानी 1794 यानी 94 तक मिलता है। आपसे पूछा था यह विद्रोह किसके द्वारा किया गया था? जो आपका तमाड़ विद्रोह होता है, यह उराव जनजाति द्वारा किया गया विद्रोह था। विद्रोह का केंद्र पूछा जाता है क्या होता है? जो विद्रोह का केंद्र होता है वो छोटा नागपुर का क्षेत्र होता है। आपसे पूछा जाता है यह विद्रोह क्यों किया गया था? वास्तव में जो लोग सत्ता में थे, सत्ता की शोषणकारी नीति के कारण यह विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट विद्रोह होता है आपका, कहा जाता है चेरो विद्रोह की बात करते हैं, 1800 से लेकर 1802 का टाइम पीरियड होता है। आपसे पूछा जाता है कि वास्तव में ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है चेरो विद्रोह, आप ध्यान रखिएगा। आपसे पूछा जाता है चेरो विद्रोह वास्तव में उसका नेता कौन होता है? वैसे वहां का शासक, चूंकि पलामू का शासक भूषण सिंह होते हैं, वो वहां के शासक होते हैं, उनके साथ साथी के रूप में शिव प्रसाद रामबख्श सिंह होते हैं, ये दो लोग और होते हैं। तब आपसे पूछा जाता है कि वास्तव में किसका संबंध, यानी भूषण सिंह का संबंध किस विद्रोह से है? तो आप बताएंगे भूषण सिंह का संबंध चेरो विद्रोह से है। पूछा जाता है कि वास्तव में इस विद्रोह का केंद्र क्या होता है? पलामू इस विद्रोह का केंद्र होता है। हालांकि सत्ता में कहा जाता है ये जो भूषण सिंह होते हैं, प्रमुख कहा जाता है नेतृत्वकर्ता के रूप में होते हैं, इन्हीं भूषण सिंह को ही, यानी जो प्रमुख नेतृत्वकर्ता के रूप में होते हैं ये भूषण सिंह, वास्तव में इनको अंग्रेजी सत्ता ने कहा जाता है फांसी दे दी थी। तब आपसे पूछाता है किसको पकड़कर फांसी दे दिया गया था? तो चेरो विद्रोह के जो कहा जाता है नेतृत्वकर्ता के रूप में शासक भूषण सिंह होते हैं, इनको पकड़कर कहा जाता है अंग्रेजी सत्ता द्वारा फांसी दे दी गई थी। नेक्स्ट विद्रोह की बात करते हैं तो हमारा कोल विद्रोह होता है, 1831 से लेकर 32 तक का टाइम पीरियड होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाता है बुद्धू भगत निम्न में से किसका नेतृत्व करने वाले थे? आप बताते हैं बुद्धू भगत का संबंध किससे है? कोल विद्रोह से है। बुद्धू भगत के अलावा कहा जाता है कि वास्तव में इसमें और नेता कौन होते हैं? आपके बिंदराय होते हैं, सिंगराय होते हैं, सुरगा मुंडा होते हैं, ये कहा जाता है इनके साथी के रूप में होते हैं। आपसे पूछाता है इस विद्रोह का क्षेत्र क्या होता है? छोटा नागपुर का क्षेत्र कहा जाता है इस विद्रोह का क्षेत्र होता है। नेक्स्ट हम आप बात करते हैं आपका भूमिज विद्रोह आता है 1832 से 33 का। गंगा नारायण इसके कहा जाता है नेता होते हैं। आपसे पूछा जाता है क्षेत्र कौन सा होता है? वीर भूमि और सिंह भूमि। आपसे पूछा जाता है, देखिए हो सकता है आपको सिंह भूमि ना दे, झारखंड दे दे, तो आप इस बात को समझेंगे कि वर्तमान में है कहाँ, इस बात को आप अंडरस्टूड करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं संथाल विद्रोह, जो कि आप जानते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है संथाल विद्रोह। आपसे
पूछा था संथाल विद्रोह कहाँ हुआ, कब हुआ। संथाल विद्रोह का टाइम पीरियड 1855 से 56 का टाइम पीरियड मिलता है। उसके नेतृत्वकर्ता जो होते हैं सिद्धू कानू होते हैं। उनके साथी के रूप में कौन होता है, चांद एवं भैरव जी उनके साथी के रूप में होते हैं। आपसे पूछा आता है इसका केंद्र कहाँ होता है, भागलपुर जिला के राजमहल के भगनीडीह नामक स्थान कहा जाता है इसका वास्तव में केंद्र होता है इस विद्रोह का। नेक्स्ट बात करते हैं, आपसे पूछा आता है लोटा विद्रोह, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या होता है 1856, यानी आप देख रहे हैं 1856 लिखा है, 1857 के विद्रोह के जस्ट पहले की घटना है, क्योंकि लोगों की असंतोष ने कहा जाता है असंतोष का कारण ही विद्रोह रहा। जो असंतोष का कारण ही विद्रोह रहा तो 1856 का ये विद्रोह होता है। कहा जाता है चूंकि जो जेल में कैदी थे अभी तक वो पीतल के लोटे का प्रयोग करते थे, अब उनसे ये कहा गया कि वास्तव में अब अंग्रेजी सत्ता उन्हें पीतल के लोटे के स्थान पर कहा जाता है किस लोटे की बात करती है, मिट्टी के पात्रों की बात करती है। कहा जाता है वह इसी बात को लेकर कहा जाता है इन लोगों ने विद्रोह कर दिया था। पूछाता है ये सभी कहाँ रहते हैं, मुजफ्फरपुर जेल में रहते हैं। तब हमें आपको देखने को मिलता है कि वहां के कैदी क्या कर देते हैं, विद्रोह कर देते हैं। तब आपसे पूछाता है लोटा विद्रोह कहाँ हुआ था, मुजफ्फरपुर जेल में हुआ था। आपसे पूछाता क्यों हुआ था, तो आप बताएंगे कि वह वास्तव में पात्र का चयन के ही कारण कहा जाता है यह विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं, हमें आपको मिलता है मुंडा विद्रोह। कहा जाता है जब हम आप मुंडा विद्रोह की बात करते हैं 1899 से लेकर 1901 तक का टाइम पीरियड होता है। बिरसा मुंडा बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इस बात का ध्यान रखेंगे। पूछा आता है केंद्र क्या होता है, मुंडा विद्रोह का जो केंद्र होता है वो छोटा नागपुर का क्षेत्र होता है। आपसे पूछा आता है कि वास्तव में यह एक तरीके की पूछाता है किस विद्रोह को सरदारी लड़ाई के रूप में जाना जाता है। जो आपका मुंडा विद्रोह है इसी मुंडा विद्रोह को सरदारी लड़ाई के रूप में जाना जाता है, सरदारी लड़ाई के रूप में जाना जाता है। वास्तव में आपसे पूछा था कौन सा ऐसा विद्रोह होता है जिसको सरदारी लड़ाई के रूप में जाना जाता है, तो आप बताएंगे जो आपका मुंडा विद्रोह है इसी को सरदारी लड़ाई के रूप में जाना जाता है। आपसे पूछा आता है कि वास्तव में जो मुंडा विद्रोह होता है, मुंडा विद्रोह का मूल कारण क्या था, ऐसा या आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा ऐसा कौन सा विद्रोह होता है जो कहा जाता है कि आपकी आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक स्थिति में परिवर्तन की बात करता था। कहा जाता है जो मुंडा विद्रोह होता है, मुंडा विद्रोह का संबंध होता है आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक स्थिति में परिवर्तन की बात करता है। आपसे पूछाता है निम्न में से आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक परिवर्तन से संबंधित विद्रोह कौन सा है, तो आप बताएंगे मुंडा विद्रोह है। आपसे पूछाता है सर्वप्रथम किसने नैतिक आचरण की शुद्धता की बात, आत्म शुद्धता की बात, एकेश्वरवाद का उपदेश दिया था। देखिए जो आपके ये बिरसा मुंडा जी होते हैं, आपसे पूछा जाए निम्न में से कौन सा ऐसा विद्रोह होता है या कौन सा ऐसा विद्रोह का नेतृत्व करता होता है जिसने एकेश्वरवाद का उपदेश दिया, आत्मशुद्धि का उपदेश दिया और उसके साथ साथ नैतिक आचरण की शुद्धता का उपदेश दिया, तो आप बताएंगे एकेश्वरवाद का उपदेश, नैतिक शुद्धता के आचरण का कह सकते हैं उपदेश, और उसके साथ साथ आत्मशुद्धि के बारे में किसने कहा, आपके बिरसा मुंडा जी ने। मैंने कहा मुंडा विद्रोह बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछाता है किस विद्रोह को सरदारी लड़ाई के रूप में जाना जाता है, तो बताएंगे मुंडा विद्रोह। कौन सा ऐसा विद्रोह है जो आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक परिवर्तन की बात कर रहा था, लाना चाहता था, आप बताएंगे मुंडा विद्रोह। आपसे पूछा जाएगा किस विद्रोह का नेता जो कहा जाता है कि वास्तव में नैतिक आचरण की शुद्धता, आत्मशुद्धि और एकेश्वरवाद का उपदेश देता था, तो आप बताएंगे बिरसा मुंडा। केंद्र हमने आपको बताया क्या था, छोटा नागपुर का क्षेत्र था। नेक्स्ट हम आप बात करते हैं ताना भगत आंदोलन का। जो ताना भगत आंदोलन होता है, टाइम पीरियड होता है आपका 1914, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जतरा भगत कहा जाता है इसके नेतृत्वकर्ता होते हैं। पूछा जाता है स्थान क्या होता है, गुमला जिले के विशनपुर यानी वहाँ की चिंगरी नवाटोली नामक क्षेत्र होता है, वह इसका केंद्र होता है। नेक्स्ट बात करते हैं साफोड़ कहा जाता है आंदोलन होता है 1870 में होता है। लाल हेम्ब्रम कहा जाता है कि वास्तव में इसके नेतृत्वकर्ता के रूप में, यानी कहा जाता है यही इस विद्रोह को जन्म देते हैं। और हमें आपको देखने को मिलता है यह कहा जाता है बिहार के पूरे लगभग छोटे छोटे क्षेत्रों में कहा जाता है, इसकी थोड़ी बहुत हमें आपको भनक देखने को मिलती है। नेक्स्ट हमें आपको देखने को मिलता है खरवार आंदोलन 1874 में, भागीरथी माझी होते हैं कहा जाता है। यह विद्रोह हमें आपको बिहार के कुछ क्षेत्रों में देखने को मिलता है थोड़ा बहुत। तो ये हमें आपको देखने को मिले कि बिहार में वास्तव में जो जनजातीय विद्रोह हुए वह सारे के सारे हमने आपने जनजातीय विद्रोहों को देखा। आपने देखा कि वास्तव में 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में वास्तव में यूरोपीय कंपनियों का बिहार में आगमन हो चुका था, उनकी स्थापना हो चुकी थी। उसके बाद ही आप देखेंगे अब यानी ये लगभग जो आपको एक सदी की घटना मिलती है, लोगों के अंदर पहले उन्हें लाभ होगा, फिर धीरे धीरे वह उसका विरोध करना शुरू करेंगे। पहले लाभ होगा तो वह चीज़ें उन्हें बहुत अच्छी लगेगी, कुछ दिनों बाद जब वो लाभ से वंचित होने लगेंगे
तब लोग उसका विरोध करेंगे, फिर विरोध का भी अपना एक टाइम पीरियड होगा, तब जाकर वही विरोध, वही असंतोष एक विद्रोह का रूप धारण करता है। क्योंकि पहले 1 2 3 4 से शुरुआत होगी, फिर 3 4 शुरुआत करके एक बड़े पैमाने पर ये चीज़ें बदल जाएंगी, तब जाकर कहा जाता है विद्रोह का रूप लेते हैं। और यही कहा जाता है अलग अलग जनजातीय क्षेत्रों में होने वाले विद्रोह ने ही एक बड़े विद्रोह का रूप ले लिया। इसी के बाद हम आप पढ़ते हैं 1857 का विद्रोह, यानी ये जनजातीय विद्रोह, अलग अलग क्षेत्रों में उठने वाले विद्रोह कहा जाता है एक बड़े विद्रोह को जन्म देते हैं, जिसे आप या बड़े गदर को जन्म दे देते हैं। हमने आपने वही देखेंगे क्या, 1857 का विद्रोह। तो इससे आपका एक भी क्वेश्चन नहीं गलत होगा। एक बार आप इसे पढ़ लेंगे तो आपके टोटल क्वेश्चन हो जाएंगे, एक बार आप इसे ध्यान से पढ़ लेंगे।